Hello everyone, welcome to Madcaps. So when I was looking for Madcaps for my series, तो मैं सिर्फ ऐसे लोगों से नहीं मिली जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार हार्ड डिसीजन लिया हो of moving from a comfortable profession to a completely different, not so common creative path. पर मैं एक ऐसे इंसान से मिली जिन्होंने अपनी जिंदगी में डिसीजन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार लिया. And from a role of an engineer, he moved to the role of an entrepreneur for a music records company. And then he started his own events management company, specifically for beauty pageants. And उसके बाद अब he's an internationally published writer. So आज के हमारे एपिसोड में हमें ज्वाइन करेंगे मिस्टर मुबारक संधू, जिनकी जर्नी से हम डेफिनेटली ये सीख सकते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क डालने के लिए तैयार हैं, then it's always possible to make more than one choice. And also we'll learn कि ऐसी क्या qualities या skills थी which made it possible for him. So let's connect with him and know more about his hustle and also know how difficult or easy was his journey of finally becoming a madcap. Hello Mubarak sir, welcome to Madcaps. Thanks a lot for joining in. Hello, hello. I think एक चीज जब मैंने भी जब आपको रीच आउट किया था, मैंने आपको एक रोल के लिए किया था स्पेसिफिकली, बट जब आपने मुझे अपनी जर्नी बताई एंड आई वाज सो फैसिनेटेड कि ऐसी जर्नी भी होती है लोगों की, इन दैट टू आल्सो विद इन 9 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. तो मुझे था कि ये जो जर्नी है ये डेफिनेटली मुझे अपने शो पे जरूर ऑडियंस को बतानी है. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर अग्रीइंग टू डू दिस अगेन. So why don't we start with a quick description and introduction of all the professional life of yours till now, and आपने कौन-कौन से roles अभी तक निभाए हैं? First of all, Bhavneet, thank you so much for reaching out because ऐसी अच्छी और healthy interactions intellectual लोगों के साथ जब होती हैं तो खुद को भी बहुत मजा आता है. So it is really nice of you to reach out. So अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो first of all I did mechanical engineering. तो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक ऑब्वियसली मन में होता है कि इंजीनियरिंग की ही जॉब करनी है. तो आई हैड दैट इन माई सेल्फ. आई हैड अ पैशन टू बी अ गुड सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर. सो आई वर्कड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर फॉर अ कपल ऑफ years, मोर देन two years, या ऑलमोस्ट 2.5 years. मीनवाइल साथ साथ में एक मेरा शुरू से इंग्लिश में बहुत ध्यान रहा है, तो आई वर्कड एज एन IELTS ट्रेनर पार्ट टाइम. So I worked as a spoken English trainer, personality development trainer, उसे थोड़ा technical terms में soft skill development भी बोल देते हैं. तो ये सारे roles around 3 से 4 साल के दौरान मैंने किए. But then वो एक मन में था, हमेशा आता था कि क्यों ना कुछ अपना करें, because that creative mind never stopped working. So then in the year 2014 थोड़ा सा म्यूजिक इंडस्ट्री में पैर रखने लगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने लगा, जानने लगा कि इसमें कैसे क्या काम होते हैं. In the year 2015, I started my own music record label. And then I launched around 14 new singers, I believe. तो उसमें हमारी USP यही रहती थी कि मैं वो मेरा कोई प्रॉफिटेबल वेंचर सोच के मैंने शुरू नहीं किया था. I wanted to help new singers. Because किसी भी इंडस्ट्री में जब हम एज अ फ्रेशर जाते हैं तो बहुत से इश्यूज होते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. I just wanted to provide some a kind of easy journey to people, जितना भी मेरी तरफ से पॉसिबल हो सके. तो न्यू सिंगर्स को वर्ल्ड वाइड फ्री ऑनलाइन रिलीज मेरी तरफ से दिया जाता था. एंड दैट इंक्लूडेड ऑल द ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म्स like iTunes, Savan, Gaana.com, Hangama, along with YouTube and everything. Hello Tunes provide करना. तो फ्री वर्ल्ड वाइड ऑडियो रिलीज किया जाता था उसमें. But then meanwhile मैंने अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी शुरू की with 2 friends. तो उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में बहुत इंटरेस्टिंग काम था. वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स, स्पेसिफिकली ब्यूटी पेजेंट्स. तो यस, इट इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एज वेल. बहुत टाइम भी देना पड़ता था उसमें. सो देन टिल 2020 दिस इज व्हाट आई डिड. 2019 एंड तक. उसके बाद कोविड पेंडेमिक आया, सबकी जिंदगी में ब्रेक लग गई. तो I used to work as I forgot one thing. I used to work as a freelance content writer as well. तो I worked on a lot of profiles. आपने पहले भी mention किया, तो कई बार चीजें भूल जाती हैं बीच में से. तो as a freelance content writer मैं around 2015 से ही work कर रहा था. तो साथ साथ में मैंने एक novel लिखना शुरू किया था. In the year 2015 itself. In 2020 during pandemic, so it gained pace, and yes, I was able to complete it. And last year in July 2021. I was able to publish the novel. So it completely transformed my profile first
from an engineer to an entrepreneur, and then from an entrepreneur to an international author. So now the recent update is that वो जो English का novel publish हुआ था, उसका बहुत अच्छा response आया. It was released worldwide. It is available in more than 150 countries worldwide. तो अभी उस English novel के अच्छे response की वजह से उसकी पंजाबी translation भी करवा दी गई है. And while I am talking to you, yes, अभी 1 घंटा पहले ही Amazon.com की तरफ से update आ गई है that the link is live. So now the Punjabi novel is live worldwide as well. वाओ मतलब मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँ तो आपको किस किस रोल के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूँ, बट फॉर नाउ फॉर योर बुक फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड काफी ज्यादा फैसिनेटिंग आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और जानते हैं इसके बारे में धीरे धीरे. आई थिंक एक चीज जो हम ना आम हमें सुनने को मिल जाती है कि यार मैंने तो इसलिए पैशन फॉलो नहीं किया क्योंकि मुझे फाइनेंशियल इशू थे, या फिर इसलिए पैशन फॉलो नहीं किया क्योंकि फैमिली नहीं मान रही थी, या रीजन 1 रीजन 2 ब्ला ब्ला ब्ला. पर आपको क्या लगता है कि आपने वैसे कौन से डर थे या रीजंस थे जिनको आपने स्पेसिफिकली ओवरकम किया इस तरह की प्रोफेशनल लाइफ अचीव करने के लिए, जो बाकी लोगों के कारण बन जाते हैं और एक्सक्यूज बन जाते हैं ना अचीव करने के लिए अपना पैशन? भवनीत, पहली चीज तो आई थिंक कि अपनी लाइफ में खुद की लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, सो दैट हमें कोई ये ना कह सके कि अभी तू खुद स्टेबल नहीं है और तू कुछ नया रिस्क क्यों ले रहा है. तो अगर यही रिस्क मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के टाइम इमीडिएटली लिया होता तो ऑब्वियसली मुझे सारी की सारी हेल्प फैमिली से चाहिए होती. तो उस टाइम पे मैं डिपेंडेंट था. आई बिकेम सेल्फ डिपेंडेंट बाय द ईयर 2015. तो उस टाइम पे फैमिली ने मुझे रोका नहीं, मुझे गाइड करने की कोशिश करी. सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे हिसाब से. एंड यस, जो आपने पूछा कि शायद किस वजह से कोई पीछे रह जाता है, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन, बहुत सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं. तो वो सब चीजें सिर्फ अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं होती, कभी कभी हमें फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वंस से मोटिवेशन, सपोर्ट चाहिए होती है. तो मेरा रीजन यही था आगे बढ़ते रहने का कि मैं जहां पे भी एक स्टेप पीछे हटा, मुझे 2 स्टेप आगे करने के लिए मेरे लव्ड वंस थे मेरे साथ. एंड आई एम ब्लेस्ड, आई फील रियली ब्लेस्ड. ओके, तो मतलब कि आई थिंक, बट इसमें जैसे आपने बताया कि आपके जो आसपास के फ्रेंड्स, फैमिली, जो आपका ग्रुप था वो आपके लिए सपोर्ट के लिए होते थे, बट उसके लिए भी आई थिंक एज अ पर्सन खुद भी आपको वैसे होना पड़ता है पर्सनली. क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ जब इंटरेक्शन हुआ है ऑन दैट ग्राउंड, आई नो दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, एंड आई थिंक वो भी मैटर करता है कहीं ना कहीं. दैट्स व्हाई ओनली आपकी जो फैमिली और फ्रेंड है वो आपके साथ खड़े रहते हैं. सो या दैट्स राइट, ये मैं एग्री करूंगा. हम भी किसी की हेल्प तभी करते हैं जब हमें पता होता है कि वो एक प्रोग्रेसिव इंसान है, और चाहे किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, खुद टाइम निकाल के उसकी हेल्प के लिए जा रहे हो, हम तभी करते हैं जब हमें पहले से पता होता है कि बहुत मेहनत कर रहा है, आगे अच्छे काम के लिए ही हमारी हेल्प मांग रहा है. अगर कोई बिना मतलब हमारी हेल्प मांगता है, या कई बार हमें पता होता है कि गलत काम में कोई पड़ा हुआ है और उसके लिए हेल्प मांग रहा है, तो ऑब्वियसली हम भी रिलक्टेंट होते हैं. वी डू नॉट हेल्प सच पीपल. सो आपकी बुक में आपने लिखा है एक जगह कि नो टारगेट इज बिग इनफ एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू. तो अगर ये वर्ड्स पे देखा जाए तो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से अगर मैं पूछूं तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी भी इंसान का मेन स्ट्रीम एजुकेशन हो या कहीं से भी हो, और कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, वो हर तरह का क्रिएटिव फील्ड, किसी भी तरह का क्रिएटिव फील्ड हो, उनमें वो सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको फोकस में हमेशा रखनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर क्रिएटिव फील्ड? कुछ ऐसी चीजें तो हैं जो हमेशा फोकस में रखनी ही चाहिए. अगर हम अपना माइंड डाइवर्ट कर लेंगे तो जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ से भटक जाएंगे. तो जस्ट टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग डाइवर्टेड, फोकस तो डेफिनेटली एक होना चाहिए जो गोल है उसके रिगार्डिंग. मेरा जो बिलीफ है या मैं जो फॉलो करता हूँ, दैट इज मैं हमेशा से फुटस्टेप्स कुछ ना कुछ तैयार रखता हूँ. सो आई हैव, अगर मैंने बुक भी लिखनी थी तो उसके चैप्टर वाइज या क्या कैरेक्टर्स डेवलप करने हैं या स्टोरी लाइन क्या रखनी है, तो उसके अराउंड 5 to 7 मेजर स्टेप्स मैं तैयार रखता हूँ. उन स्टेप्स के अंदर छोटे छोटे फुट स्टेप्स मैं लिख के रखता हूँ. दैट इज माई रफ वर्क, दैट इज माई वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. अगर मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई थी, उसमें इवेंट्स कैसे करवाने हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे
फर्स्ट ऑडिशन से ग्रैंड फिनाले तक पहुंचना है, तो वो हमारे फुटस्टेप्स तैयार होते थे। और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे कैसे रिसोर्सेज हमें चाहिए, वो भी हमें सारे तैयार करने पड़ते हैं। तो दैट इज हाउ आई स्टे फोकस्ड ऑन माई टास्क। तो गोल अचीव करने के लिए किसी भी तरह का टारगेट अगर हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए आई बिलीव कि हमें थोड़ी प्लानिंग की तो जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्लानिंग चाहिए होती है, बट अगर बिल्कुल जीरो प्लानिंग के साथ चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ी प्लानिंग जरूर चाहिए होती है। दैट इज हाउ आई स्टे फोकस्ड ऑन माय टास्क। ओके, तो एंड आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैटर करती है? जैसे आपकी इंजीनियरिंग की ही क्वालिफिकेशन है, बट स्टिल यू वर एबल टू बी सक्सेसफुल इन सो मेनी रोल्स। बट आपको लगता है कि एक नॉर्मल अगर इंसान किसी क्रिएटिव फील्ड में चेंज करना चाहता है, उनके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी उनको ध्यान में रखनी चाहिए? भवनीत, यस, आई बिलीव कुछ हद तक सब चीजें जरूरी रहती हैं। अगर मैं कहूं कि मैं इस टाइम इंजीनियरिंग को यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही रहेगा, बट अदरवाइज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने सीखी ही उन इंजीनियरिंग के 4 सालों के दौरान है, जिनकी वजह से आज मैं जो हूं मैं वो हूं। तो स्पेसिफिकली वो डिग्री या वो चैप्टर्स, वो सब्जेक्ट्स मुझे नहीं हेल्प कर रहे हैं, बट वो डिग्री के 4 साल बहुत हेल्प कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ, बहुत ही छोटा सा। मैं जब हम इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हमने एडमिशन ली, तो हमें सर ने, फिजिक्स के हमारे सर थे, उन्होंने दूसरे तीसरे दिन जब काफी स्ट्रेंथ आने लगी क्लास में, उन्होंने जनरली एक बात पूछी। कहते, मैं फतेहगढ़ साहब से पढ़ा हूँ, बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो पटियाला इज अराउंड 40 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली, उतना ही अराउंड लुधियाना पड़ता है या उससे थोड़ा ज्यादा, उतना ही चंडीगढ़। तो सब जगह से 1-1.25 घंटे की ड्राइव रहती है कॉलेज तक। तो हमें जनरली क्लास में उन्होंने पूछा, पटियाला से कितने स्टूडेंट्स आते हैं, हैंड रेज करो। वी रेज्ड आवर हैंड्स। लुधियाना से कितने आते हैं, चंडीगढ़ से कितने आते हैं, राइट। उसके बाद कहते हैं लोकल कौन कौन है, हैंड रेज करो। कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया। तो कहते अब मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो लोकल स्टूडेंट्स यहाँ के हैं वो बड़े खुश होते होंगे कि हम लोकल हैं, आराम से 5 मिनट में आते हैं, वापस चले जाते हैं। पटियाला के जो आपके फ्रेंड्स हैं, पटियाला के स्टूडेंट्स, वो कहते होंगे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी जाते हैं या किसी और कॉलेज जाते हैं, 10 मिनट में जाते हैं, वापस आ जाते हैं। आप लोगों को इतनी दूर जाना पड़ता है। तो चंडीगढ़ के भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते होंगे, लुधियाना के भी। कहते मैं आपको एक बात आज बता देता हूँ, दिल में ये मत सोचना कि वो बहुत सुखी हैं कि 10 मिनट में घर से जाते हैं और वापस आ जाते हैं। आपको 1-1.5 घंटा बसेस में धक्के खाने पड़ते हैं। पहले घर से बस स्टैंड आते हो, बस स्टैंड से कॉलेज आते हो, फिर कॉलेज से बस जहां पे उतारती है पैदल कॉलेज आते हो। तो कहते इंजीनियरिंग के 4 सालों के दौरान जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ इंजीनियर बनते हैं, लेकिन ये जो आप इतने धक्के खाते हो ना, आप बंदे बन जाओगे। पंजाबी में एक कहावत होती है। तो वो जो जब हम बहुत सीखते हैं, बहुत एक्सपोजर हमें मिलता है, तो वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ जो सिर्फ इंजीनियरिंग हमें नहीं सिखा सकती, सिर्फ पढ़ाई हमें नहीं सिखा सकती। तो दैट इज व्हाट आई बिलीव। जब हम कोई भी डिग्री करते हैं, उस डिग्री में स्पेसिफिकली बोल के वो चीजें नहीं सिखाई जाती जो अदरवाइज इंटीग्रेटेड ही रहती हैं। और वो सारी चीजें आज तक मुझे हेल्प कर रही हैं, आगे भी आई एम श्योर करती रहेंगी। बट देन अगर हम जॉब कर रहे हैं, कीपिंग असाइड द क्रिएटिव वर्क जिसके बारे में हम बात करें, तो जॉब में तो डेफिनेटली वही चीजें काम आएंगी जो एकेडमिक्स में हम पढ़ेंगे। बट अगर हम क्रिएटिव फील्ड में बात करें, तो जो उन पढ़ाई के साथ साथ में जनरली चीजें हम सीखते हैं, वो सारी उम्र ही काम आती है। सो जैसे आपको लगता है कि अब तक की जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ रही है, जो आपकी आउटकम्स रही हैं, आपको उतना ही अप्रिसिएशन भी मिला आपके काम के लिए? यस, अगेन आई फील ब्लेस्ड। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत ज्यादा। देयर आर सम थिंग्स जिसमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती, बट दैट इज बिकॉज सामने वाले को उस काम की नॉलेज नहीं होती। अगर मुझे पता ही नहीं कि किसी ने क्या कर दिया या कितना बड़ा काम, मुझे आई रोट अ बुक, मेरे लिए वो मेरा ड्रीम कम ट्रू था। मुझे नहीं पता था कि उस बुक को कितना अप्रिशिएट किया जाएगा या किया जा सकता है। यू विल बी सरप्राइज्ड, इवन आई वाज सरप्राइज्ड, मुझे एप्रिसिएशन लेटर्स आई हैं यूनिवर्सिटीज से कि मेरी बुक ऑफिशियली लाइब्रेरी में रखवा ली गई। वो फीडबैक, वो एप्रिसिएशन, दैट इज फॉर रियल। आई हैव बीन इनवाइटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस इन डिफरेंट स्टेट्स एज अ गेस्ट, एंड बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे बुला के ये बात बोलते हैं कि यू आर द यंगेस्ट इंटरनेशनल ऑथर दैट वी आर मीटिंग। ये इतनी एप्रिसिएशन मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि कोई मुझे अनाउंस करके कहे कि वी हैव एन इंटरनेशनल ऑथर अमंग अस, जिसकी बुक अवेलेबल है इन द वर्ल्ड इन मोर देन 150 कंट्रीज। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि लोगों को इतना पता हो
मेरे से जितना पूछते हैं मैं जनरली बता देता हूँ कि ठीक है भाई ये कुछ किया है, बट उसमें इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलनी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अभी भी नहीं सोच सकता कि आगे मुझे इससे ज्यादा कुछ मिले। जितना मिल गया वो पहले ही सोच से परे है भवनीत। इट इज फार बियॉन्ड देन आई एवर एक्सपेक्टेड। सो बार बार इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आई फील रियली ब्लेस्ड, आई फील रियली ब्लेस्ड। ओके, सो जिस तरह से हम देखते हैं कि सबका एक यूजुअली दुनिया में प्रीसेट फॉर्म ऑफ लाइफ है कि हाँ ठीक है 25 तक प्रोफेशनल लाइफ करेंगे, फिर उसके बाद शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, एंड वही प्रोफेशनल लाइफ को फिर हम पूरा टाइम वही चलाते रहेंगे और लास्ट में रिटायरमेंट के बाद फिर आराम से शांति। पर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इतनी ज्यादा अलग है कि ये स्पेसिफिकली आपके दिमाग में था, कोई कुछ ट्रिगर हुआ था, कोई ऐसा इवेंट हुआ था जिसके कारण आपने सोचा कि नहीं मुझे वो प्रीसेट फॉर्म नहीं अपनाना, बिल्कुल अलग ही पाथ चुनना है, या फिर वो खुद ब खुद होता गया जस्ट बिकॉज आपकी इच्छाएं थी ये करने की या एक अलग अलग रोल्स करने की, तो आपने स्पेसिफिकली सोचा या वो खुद ब खुद वैसे बैठता गया? वो भवनीत होता गया। आई विल से दिस ओनली, आई एम अ पर्सन हु इज वेरी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। आई गो विद द फ्लो। ठीक है प्लान्स होते हैं, बट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स अकॉर्डिंग टू फेजेस ऑफ लाइफ वो चेंज भी करने पड़ते हैं हमें। यू नेवर नो लाइफ में सडनली क्या हो जाए कि आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स ही आपको चेंज करने पड़े। तो आई गो विद द फ्लो। मैं बहुत ही पेशेंस वाला, बड़े सब्र से चलने वाला इंसान हूँ। मुझे जल्दबाजी किसी चीज की नहीं होती। एंड यस अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि अपने मेरी जो थिंकिंग है या मेरे जो गोल्स हैं, अगर मेरी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सभी उस चीज को समझेंगे तभी मैं भी स्टेबिलिटी से वो काम कर पाऊंगा। अगर मेरी फैमिली मुझे ये बात कहती कि ठीक है सब कुछ तेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, यू आर स्टेबल, यू आर सेटल्ड, शादी कर ले बाकी सब कुछ होता रहेगा, लेट्स से, या फिर वो कहें कि जॉब करता रहे साथ में बिजनेस करता रहे, या फिर वो कहे बुक लिखना तो जॉब के साथ साथ में भी हो सकता है, तो जॉब कर साथ में बुक भी लिखता रहे। अगर कुछ भी ऐसी चीज फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की तरफ से आनी शुरू हो जाए जो शायद मैं नहीं करना चाहता, दैट इज द मोमेंट जब मेरे में वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मैं अपना काम ही अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट दिस के आई एम ब्लेस्ड। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी मैं करना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ वो हमेशा समझा गया है, एंड बिकॉज इट इज बीइंग अंडरस्टूड प्रॉपरली, तो मुझे काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी काम मैं कर रहा हूँ आई गो विद द फ्लो। अगर मैंने फैमिली को कहा कि नेक्स्ट ईयर मैं ये काम करूंगा और नेक्स्ट ईयर कुछ और करने लगूं, तो वो समझते हैं कि ठीक है इसका गोल ये था, प्लानिंग ये थी, लेकिन अब जरूरत के हिसाब से अगर ये कर रहा है तो दैट्स ऑल राइट, ही इज मैच्योर इनफ कि वो अपने डिसीजंस आप ले सके। तो दैट इज आई गो विद द फ्लो। तो इसलिए मुझे आज तक कभी कोई इशू फील ही नहीं हुआ ऐसा कुछ। आई थिंक आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलरेडी आंसर कर दिया कि आपके जो फैमिली और जो रिलेटिव्स हैं उनका किस तरह का रिएक्शन रहा है और आपकी जर्नी में उनका किस तरह का सपोर्ट रहा है, या फिर आपको डील अलग से करना पड़ा उसके साथ। बट आई थिंक ग्रेटफुली आपकी जो फैमिली है वो इतनी ज्यादा सपोर्टिव है, एंड जो क्योंकि आप जब बिल्कुल अलग पास चुनते हो ना तो बाहर के 4 लोग कुछ ना कुछ बोले लग जाते हैं, आप निकलते हो और बातें सुनने में मिलती ही हैं अलग अलग। तो आई थिंक इसमें आपकी फैमिली की जो एक सिक्योर वॉल है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। या एंड अगेन नॉट जस्ट फैमिली। आप देखो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे भगवान मेरी इतनी सुन लेता है, या ये एक नेचर की इंटरेक्शन करने की एक तरीका होता है। मैं नेचर में बहुत बिलीव करता हूँ। आई बिलीव नेचर रिप्लाइज टू वॉट एवर वी से। तो जैसे मैंने आपको कहा पंजाबी ट्रांसलेशन का हमेशा से मेरा मन था, बट मैं कैसे सोच सकता हूँ कि जगजीत वीर जी मुझे कॉल करके कहेंगे कि यार तूने ट्रांसलेशन के बारे में सोचा है कुछ। सिमिलरली जब मेरी इंग्लिश की बुक पब्लिश हुई, रिलीज हुई, मैं कितनी एफर्ट्स कर रहा था। उस टाइम पे मेरे बुआ जी घर पे आए हुए थे, वो शी वाज हियर फ्रॉम ओवरसीज, वो कुछ टाइम यहाँ पर ही थे हमारे साथ। शी सॉ एवरीथिंग, शी सॉ कि मैं कैसे दिन रात जाके मेहनत कर रहा हूँ, एंड उन्होंने जितनी मेरी सपोर्ट करी है मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि कोई रिलेटिव इतनी सपोर्ट करे। दैट इज हाउ बुआ जी सपोर्टेड मी। मेरा फ्रेंड ही लिव्स इन दिल्ली, अदरवाइज ही इज फ्रॉम अमृतसर, अंगद। मैं गांव गया हुआ था, मैंने रात को अपना ऑथर डैशबोर्ड खोल के चेक किया तो 10 कॉपीज उसी दिन ऑर्डर हुई थी। मैं कहा यार ये अभी इतनी पॉपुलैरिटी तो आई डोंट थिंक कि मेरी बुक की होनी चाहिए थी कि किसी एक जगह ने ही 10 कॉपीज ऑर्डर कर दी, मुझे नहीं पता था।
तकरीबन 3-4 दिन बाद मुझे अंगद की कॉल आती है कि यार मैंने ना तेरी 10 कॉपीज ऑर्डर करी है, मैं सारे फ्रेंड्स में बांटूंगा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर बुक रिलीज। कैसे एक्सपेक्ट करूं मैं कि कोई इतना सपोर्टिव होगा? तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब जगह से मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट आती है। तो ये मैं स्पेसिफिकली जानना चाहती हूँ कि अभी तक आपके बहुत सारे रोल्स रहे हैं, प्रोफेशनल रोल्स, आपका फेवरेट कौन सा है? सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग आपके लिए कौन सा है और क्यों? सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड ऑब्वियसली एज अ राइटर, ऑब्वियसली मैं सेटिस्फाइड सब काम से ही था, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मैंने सीखी। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर का मैंने जॉब करी है और वो मैंने जॉब छोड़ दी, तो इसका मतलब ये नहीं है मैंने वो चीज पीछे छोड़ दी। आज तक मेरी वहां के बॉस जो थे वो भी, और जो जनरल एम्प्लॉइज मेरे कलीग्स थे वो भी, मेरी आज तक उनके साथ बात होती है। मैं खुद भी साल में 1 या 2 बार जरूर उनको जाके मिलके आता हूँ। मैं सबके साथ कांटेक्ट में हूँ और सब जगह से मैं सेटिस्फाइड था, कोई इशू नहीं आज तक किसी के साथ। बट यस, ये जो एज अ राइटर जो जो एप्रिसिएशन मिली है, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। ये तो ड्रीम कम ट्रू भी मैं नहीं कह सकता, उससे भी बहुत बड़ी बात है। जो अब तक आपने जो शेयर किया है उससे मुझे कुछ जो आपकी स्पेशल क्वालिटी जो समझ आई जिसके कारण आपका अब तक का सक्सेसफुल करियर जर्नी रहा है। फर्स्टली हार्ड वर्क फॉर श्योर, एंड सेकेंड के आपकी नेटवर्किंग स्किल्स। आप जैसे बता रहे हैं आप पॉजिटिवली सबसे मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स ही हैं जो आपको उस पे एक्चुअली आप कर पाते हो, सबसे कनेक्ट कर पाते हो जल्दी और उनके टच में भी रह पाते हो। एंड थर्डली फॉर श्योर के आप डरते नहीं हो, यू डोंट रिग्रेट, यू ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, फेलियर हुआ कोई बात, पर उसमें कुछ सीखा एंड उसको आगे यूज करते हैं। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स व्हिच our audience can definitely learn from and can adapt themselves also. अब तक की बहुत fascinating journey. What's next for Mr. Mubarak Sadhu? I know आपकी बुक का sequel is definitely lined up, but आगे You have my book with you, क्या बात है? Thank you so much for thank you. तो कोई आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कोई रोल आपका और, या फिर focusing on sequel right now? Yeah, for the time being focusing on the sequel. So आपने इंग्लिश की बुक दिखाई and this is the Punjabi version of that. Okay. So this is Punjabi and so English one Punjabi. Last year जब मेरी ट्रिब्यून के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आप कितने टाइम बाद नेक्स्ट बुक हम आपकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिकॉज अब मुझे पता चल चुका है कि कैसे बुक लिखनी है, कैसे पब्लिश करनी है, स्टेप बाय स्टेप लोगों तक बुक पहुंचती है। तो आई रिप्लाइड विद द सेम थिंग कि आई बिलीव मैं हर साल एक बुक निकाल सकता हूँ। अब एक बुक तो ट्रांसलेशन वाली हो गई, बट दैट इज नॉट अ न्यू बुक दैट हैज बीन रिटन एंटायरली बाय मी, दैट वाज ट्रांसलेटेड एंड उस ट्रांसलेशन में मैंने एडिशंस करी, मॉडिफिकेशंस करी एंड हैज बीन ट्रांसलेटेड रियली वेल भवनीत। अगेन मैं एक बंदे का नाम बोलना भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक के लिए, मेहताबुद्दीन सर। मेहताबुद्दीन सर ने मेरी बुक इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेट करी और ऐसी पकड़ लैंग्वेजेस पे होना भवनीत, इट इज अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग, एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। अब क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब प्रोसेस क्या है, आई रियली बिलीव कि मैं हर साल एक बुक निकाल सकता हूँ। नाउ एज अ फुल टाइम ऑथर आई बिलीव कि सीक्वल मैं नवंबर दिसंबर तक निकालूंगा, दैट इज माय टारगेट। अगर अगेन यू नेवर नो लाइफ में आगे क्या आए क्या ना आए, दैट इज माय टारगेट कि मैं हर साल एक बुक निकालूं। Okay. So I've already ordered your Punjabi version book and I can't wait to read it. So एक quickly अगर आप कुछ अपनी बुक के बारे में बताना चाहो। बुक के बारे में एक इन ब्रीफ तो मैं ये भी बताऊं कि मैंने सोच के बुक लिखना शुरू नहीं किया था। एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर आई वाज वर्किंग एज अ राइटर। एक बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा जसदीप, तो उससे मेरी डिस्कशन हो रही थी। ही लव्स राइटिंग, उसकी इमेजिनेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है। उसने एक आइडिया जनरेट किया, हमने डिस्कशन करी कि यार इतना कुछ लिख रहे हैं तो एक बुक भी तो लिख सकते हैं मिलजुल के। बट बिकॉज ही लिव्स ओवरसीज, सारी जिम्मेवारियां ही अकेले बंदे पे होती हैं। ही वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू विद राइटिंग। बट यस, मैं अपने काम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालता गया। ये चीजें यहाँ पे हमें अपनी फैमिली के साथ रहते हुए थोड़े सुख मिल जाते हैं इन चीजों के। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। So I was able to write my book. So this book is a completely fiction novel, जिसके अंदर एक, इसीलिए मैंने लिखा है बोरिस द लास्ट कान अलाइव।
So the last Khan Alive is QAHN. Khan is a bloodline, a community that we have created, जो एक बहुत पुराने समय में के बारे में हमने लिखा है. उसमें किंगडम्स हैं, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ मेंशन किया है. The book starts with the word curiosity. जैसे मैं क्यूरियोसिटी के हिसाब से बहुत सोचता हूँ आगे के बारे में क्या सोचना है, दिस एंड दैट. तो यस, क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है जो सबको होती है किसी भी काम को लेके. तो अगर आपके सामने बुक है, आप में क्यूरियोसिटी होगी कि बुक के अंदर क्या है, पढ़ें. एक चैप्टर हो गया, अगले चैप्टर में क्या है, लेट्स रीड इट. क्यूरियोसिटी की वजह से हर बंदा रिलेट करता है इस बुक के साथ. तो क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है जो इस कैरेक्टर को, बोरिस को मोटिवेट करती है, पुश करती है आगे बढ़ने के लिए, ढूंढने के लिए कि मैं कैसे उस ब्लड लाइन का लास्ट लिविंग काहन हूं, लास्ट उसका वंशज है वो उस ब्लड लाइन का. तो वो जैसे उसके फादर ने, या उसके हम कह सकते हैं व्हाट कैन वी से, ग्रैंड पेरेंट्स ने, उसके फादर ने, उस ब्लड लाइन ने कैसे पहले किंगडम को बचाया, अब वही जिम्मेवारी दोबारा उस पे आ गई है कितने ही सालों के बाद, सेंचुरीज के बाद. हाउ ही देन कैरीज फॉरवर्ड विद दिस जर्नी. और वो हमने उसके नीचे लिखा हुआ है ना, जो कैरेक्टर, अनअर्थिंग द स्पीयर ऑफ न्यूट्रलिटी. ये स्पीयर ऑफ न्यूट्रलिटी है जिसके साथ उसने बचाना है किंगडम को. So that is the overall storyline, but then there are some very interesting characters जो मैं बना पाया with the grace of God. There is a character by the name of Otham. ये जो ओथम कैरेक्टर है, ये हर क्वेश्चन का जवाब पोएटिक वे में देता है. Now see how difficult it is कि आप जितनी भी बातें मेरे से पूछ रहे हो, मैं राइमिंग वर्ड्स के साथ, पोएम के साथ उसका आंसर दूं. मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा. It is possible, but it is very difficult. To create such a character is again very difficult. To write it situation के हिसाब से, questions के हिसाब से, conversation के हिसाब से, सारे words ढूंढने, rhyming को create करना, character build करना. Yes, it was very difficult, but once created, it is very interesting, very very interesting. Then translating the same poem into Punjabi, again a very difficult task. Because सेम सिचुएशन को आपने डिफरेंट लैंग्वेज के राइमिंग वर्ड्स के साथ एक पोएम के वे में लेके आना. जनरली नहीं लिख सकते. इट इज अ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन. तो वो भी किया है, उस पे भी बहुत टाइम लगा. बट यस, वंस डन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत पढ़ने में भी बड़ी खुशी होती है. तो that's some generally that's all about the book. It is not a very long book. It is a quick read. जो रेगुलर रीडर्स हैं वो मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स में इस बुक को रीड कर सकते हैं. इट इज हार्डली 100 पेजेस. सो दैट्स अगेन, इसके पीछे भी कुछ वजह थी. आई डिडंट वांट कि मेरी पहली बुक को कुछ रीडर्स ये सोच के ना पढ़ें कि यार इतनी लेंथी बुक है. जो रेगुलर रीडर्स नहीं है वो बहुत लंबी बुक नहीं पढ़ते. तो उनको देख के ही लगता है कि यार 500-600 पेज की, 400 पेज की, 300 पेज की बुक है, बहुत टाइम लगेगा. तो वो मन नहीं बन पाता स्टार्ट करने का. जिसका पता ही है कि 90 to 100 पेजेस की बुक है, ओवर अ वीकेंड तो कंप्लीटली पढ़ ही सकते हैं. तो इट बिकम्स इजी टू मेक अप योर माइंड. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इतनी लेंथी बुक नहीं है. इन द चैप्टर वाइज अगेन बाइफर्केशन, वो बहुत इजी कर देती है आपकी रीडिंग. सो आई थिंक आपने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी सोच विचार करके, फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, ऑडियंस पर्सपेक्टिव, आपने पिक्चर लिखी है. सो रियली होप आपने जो गोल्स अभी सेट किए आपके फ्यूचर के लिए वो आप अचीव कर पाए. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन एंड शेयरिंग ऑल ऑफ योर लाइफ जर्नी विद अस. आपने इतनी सारी डिटेल शेयर की अपने बारे में, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस लर्न कर पाएगी कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो और अपने डिफरेंट पाथ चूज करना चाहते हो. जो नॉर्मल सेट है हमारी सोसाइटी के, उससे अलावा अगर कुछ सोचना चाहते हो. So I'm sure this episode will be helpful for them, and wish you all the success for your work, for your future, and thanks a lot for joining in. Thank you so much, Bhavneet. Thank you.